उपचुनाव में कांग्रेस से गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया। अखिलेश ने कहा कि बातचीत कर बची हुई सीटों के लिए विचार किया जाएगा। अखिलेश के बयान का मतलब साफ है कि जिन 6 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं उन सीटों पर कांग्रेस का कोई चांस नहीं है कि एसपी प्रत्याशी वहां पर वापस लेगी। क्या रणनीति रहेगी आपकी? सभी विधानसभाएं इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी जीतेगी। कांग्रेस को बची हुई सीटें देंगे। बची हुई सीटों में बातचीत कर कर विचार करेंगे। निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने एक बार फिर मंझावा और कटहरी सीट पर उपचुनाव लड़ने की बात कही। संजय निषाद ने कहा कि एनडीए में सभी दलों का सम्मान होता है, उनकी भी बात सुनी जाएगी और उनके प्रत्याशियों को मौका दिया जाएगा। सिंबल से चुनाव लड़ेगी निषाद पार्टी। पहले भी लड़ती रही है, भारतीय जनता पार्टी पहले भी जिसकी सीट होती उसको देख लड़ाती रही। हम लोग 10 सीट पर एनडीए का प्रत्याशी तय होगा और भारतीय जनता पार्टी जहां लड़ेगी वहां हम लोग देंगे और जहां निषाद पार्टी लड़ेगी कहां लड़ेंगे। हाथरस कांड को लेकर समाजवादी पार्टी को बीजेपी पर निशाना साधने का एक और मौका मिल गया और इस पर अब सियासत तेज हो गई है। दरअसल आज हाथरस कांड में नारायण साकार हरि की पेशी थी, माफ कीजिएगा कल थी। लखनऊ में न्यायिक आयोग में साकार हरि उर्फ भोले बाबा की पेशी हुई। न्यायिक आयोग में नारायण साकार हरि से करीब 1.5 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई, लेकिन बाबा जिस गाड़ी से पहुंचे वो अब चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि गाड़ी पर बीजेपी विधायक का स्टिकर और बीजेपी का झंडा लगा हुआ था। बीजेपी विधायक बाबूराम पासवान बाबा नारायण साकार हरि के साथ पहुंचे थे। अब इसे लेकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर तंज कसा है। हाथरस हादसे में इसी साल कई लोगों की मौत हुई थी। इसी भगदड़ कांड में नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा न्यायिक आयोग के सामने पेश होने के लिए लखनऊ पहुंचे। हालांकि वो जिस गाड़ी से लखनऊ पहुंचे वो अब चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा जिस सफेद रंग की कार से न्यायिक आयोग पहुंचे वो पीलीभीत की पूरनपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक बाबूराम पासवान की गाड़ी है, जिस पर विधायक लिखा हुआ है और बीजेपी का झंडा भी लगा हुआ है। वहीं समाजवादी पार्टी को इसे लेकर बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया। एसपी नेता का कहना है कि बीजेपी के लोग हादसे में मारे गए लोगों के साथ नहीं खड़े हैं, बल्कि आरोपियों के साथ खड़े हैं। जब समाजवादियों ने पूछा कि इतना बड़ा मॉब वहाँ पे पहुँचने वाला था, LIU को इसकी कोई खबर नहीं थी, कप्तान वहाँ पे क्या कर रहा था, जाहिर सी बात है कि बगैर सत्ता के समर्थन के तो वो कार्यक्रम हो नहीं रहा था। यही बात हम तब कह रहे थे और आज जब उनकी पेशी हुई है तो भारतीय जनता पार्टी का जो लिंक है वो साफ साफ समझ में आता है कि वो जो निर्दोष जाने हैं बीजेपी उनके साथ नहीं खड़ी है। बीजेपी जो उसके लिए जिम्मेदार है, बीजेपी उनके साथ खड़ी हुई है। दरअसल हाथरस हादसे में न्यायिक आयोग के सामने बाबा साकार हरि की पेशी हुई। साकार हरि से करीब 1.5 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई। साकार हरि के वकील का दावा है कि हाथरस में भगदड़ के पीछे किसी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन राज्य सरकार की ओर से गठित जांच एजेंसी इस साजिश का पर्दाफाश करने की कोशिश में जुटी है। बिल्कुल साजिश थी। आज तक इतने वर्षों से नारायण साकार हरि के सत्य के साथ में मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में कभी कोई घटना नहीं हुई। ये साजिश थी सनातन धर्म को बदनाम करने की, ये साजिश थी हरि जी के समर्थक फॉलोअर को बदनाम करने की, ये साजिश थी उत्तर प्रदेश सरकार को अस्थिर करने की। पहले भी एक बार हाथरस हुआ, फिर हाथरस घटना हुई। ये ऐसा साजिश थी, षड्यंत्र था जो कि पर्दाफाश कर रहा है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने तुरंत न्यायिक आयोग का गठन किया 30 सदस्यीय और तुरंत उन्होंने अगले दिन वहां विजिट किया। उत्तर प्रदेश सरकार, भारत और केंद्र सरकार ने 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि दी मृतकों के परिवार को। हाथरस में इसी साल जुलाई महीने में हादसा हुआ था। 2 जुलाई को सत्संग के दौरान भगदड़ मची थी। भगदड़ में 121 लोगों की मौत हुई थी, 30 घायल हुए थे। कार्यक्रम सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा का था। सूरजपाल स्वयंभू बाबा बनने से पहले पुलिस की नौकरी करते थे। अचानक अध्यात्म की दुनिया में उसकी एंट्री हुई और नाम बदल लिया। अब लोग सूरजपाल को नारायण साकार हरि के नाम से जानते हैं। हाथरस भगदड़ केस में पुलिस ने कोर्ट में अपनी चार्जशीट दाखिल की है, लेकिन चार्जशीट में नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा उर्फ सूरजपाल का नाम नहीं है। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के पास 24 आश्रम हैं। उनके पास चल और अचल संपत्तियां 100 करोड़ से ज्यादा है। बाबा 25 से 30 गाड़ियों के काफिले के साथ चलते हैं।
नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा अपने अनुयायियों से एक पैसा चढ़ावा नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी उसके पास आलीशान आश्रम और इन आश्रमों में दुनिया की सभी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। वहीं अब हाथरस भगदड़ कांड में आयोग के सामने पेश होने के लिए लखनऊ पहुंचे नारायण साकार हरि के बीजेपी विधायक की गाड़ी में जाने पर सियासत तेज हो गई है। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। दिवाली से पहले योगी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा दिया है। उत्तर प्रदेश में बिजली की दर बढ़ाने का प्रस्ताव नियामक आयोग की तरफ से खारिज कर दिया गया है। पावर कॉर्पोरेशन के सभी प्रस्ताव खारिज कर दिए गए, यानी कि बिजली की दरें नहीं बढ़ने वाली है। तय दर पर ही बिजली बिल वसूला जाएगा, जो आज इस वक्त चल रहा है। उत्तर प्रदेश में लगातार 5 साल से बिजली दरें नहीं बढ़ी है। माध्यम से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा और माननीय नियामक आयोग से भी मैं मिलकर आ रहा हूं। ये जो बिजली कंपनियां थी वो लगभग 11,203 करोड़ का अपना घाटा दिखाकर चोर दरवाजे बिजली दरों में बड़ा इजाफा कराना चाह रही थी, जिसके लिए हम लोगों ने बहुत लंबा संघर्ष किया। अंततः विद्युत नियामक आयोग ने फैसला सुना दिया कि ये जो बिजली दरें लागू है वही यथावत रहेंगी, यानी कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जहां 5 सालों से बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, यथावत रहेगी। जो दरें पहले थी वही दरें रहेंगी। और सबसे बड़ी बात है, जो उपभोक्ताओं का 33,122 करोड़ इनके ऊपर सरप्लस निकल रहा था, जिसको लेकर मैं दरों में कमी करने को बात कर रहा था, उस पर भी आने वाले समय में आगे फैसला होगा। लेकिन एक और खुशखबरी है कि प्रदेश की बिजली कंपनियां जो 11,203 करोड़ रुपया घाटा बता रही थी, अंततः फिर लगभग 1944 करोड़ बिजली कंपनियों पर निकला है, यानी कि आने वाले समय में हम लोगों के लिए और भी आसान होगा कि बिजली दरों में आने वाले कई वर्षों तक ये बढ़ोतरी नहीं करा पाएंगे। तो आज का जो फैसला रहा बहुत ऐतिहासिक रहा, जहां इन्होंने कहा स्मार्ट मीटर का जो मामला है उस पर SMS अलर्ट पर भी 10 रुपया लेंगे, उसको भी खारिज कर दिया। कहा कनेक्शन काटने और जोड़ने का भी हम 50 रुपया लेंगे, उसको भी खारिज कर दिया। और अंततः जो ट्रांसमिशन का टैरिफ था, इन्होंने 26 पैसा मांगा था, उसमें कमी करके उसको 23 पैसा कर दिया। नोएडा पावर कंपनी जो पूरे ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में जो सप्लाई करती है बिजली की, उसकी दरें 10% कम कर दी गई, यानी कि जो पहले 10% कमी आगे चल रही थी वो आगे भी चलती रहेगी। तो एक तरह से ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है कि उनकी दरें आगे भी 10% कम रहेगी। गाजियाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 1 लाख के इनामी जावेद को गिरफ्तार किया। जावेद पर मोबाइल टावरों से रिसीवर, बैटरी और महंगे उपकरण चोरी करने का आरोप है। आरोपी से करीब 35 लाख रुपए की चोरी का सामान बरामद हुआ है। आरोपी चोरी का माल भारत के अलावा चाइना और दुबई में भी बेचा करता था। पुलिस ने जावेद के 7 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। मई में इसकी गिरफ्तारी हुई थी। इस दौरान जावेद मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। जावेद अली ठेली पर कबाड़ का काम करता था। धीरे धीरे उसने कंप्यूटर के कबाड़ का काम शुरू कर दिया। उसके बाद मोबाइल टावरों से रिसीवर, बैटरी, महंगे उपकरण चोरी किया करना शुरू कर दिया। इन उपकरणों को भारत के अलावा चाइना और दुबई के बाजार में वो भेजता था। कुछ ही सालों में जावेद करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन चुका है। डुमरियागंज विधायक सैयदा खातून की विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के बीच बहस हुई है। दरअसल एक मंदिर में विधायक सैयदा खातून और उनके मुस्लिम समर्थक हिंदुओं को फलहार बांट रहे थे। इसकी सूचना विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को पहुंच गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे वीएचपी के कार्यकर्ताओं की विधायक से बहस हुई। वीएचपी के लोगों ने विधायक पर धर्म भ्रष्ट करने की नीयत से फल बांटने का आरोप लगाया और इटवा थाने में इसके खिलाफ तहरीर दे दी है। लोगों ने यह भी कहा कि ये वही विधायक है जिन्होंने कोनकटी चौराहे पर दुर्गा मूर्ति लगाने का विरोध किया था। यह फलाहार कार्यक्रम बिना परमिशन का आयोजित किया गया था, जो कि ये लोग मीट मछली, इनके धर्म के अनुयायी मीट मछली खा करके आज गालापुर इस पवित्र मंदिर परिसर में आकर के अष्टमी के दिन इन लोगों ने सनातनी धर्मों को बदभ्रष्ट करना चाह रहे थे और वो कर करके लोग जा रहे थे। इसमें हमारे सभी कार्यकर्ता लोग आए और सभी लोग विरोध करके उन लोगों को भगाने का काम किया गया। ग्रेटर नोएडा में खुदाई के दौरान कुछ सिक्के मिले हैं। चांदी से जुड़े हुए गहने मिले हैं। पुरातत्व विभाग ने सामान कब्जे में लिया। दनकौर थाना क्षेत्र के राजपुर गांव की घटना बताई जा रही है। हालांकि सिक्के कितने पुराने हैं, क्या है, अब इसकी छानबीन होगी। हरियाणा में परिणाम को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने जाटों पर धोखा देने का आरोप लगाया, जिसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट वर्ग का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं।
वो क्या जाहिर करता है? आप क्या सोचते हैं मायावती के इस बयान को लेकर कि जाट समाज के जातिवादी लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को हरा दिया? तो जाट ने बहन जी को कई बार मुख्यमंत्री बनाया पश्चिम में, तो जाटों की देन थी वो। जाट और जाटो एक ही हैं, ना तो जाटो जाट के बिना कुछ कर सकता, ना जाट जाटों के बिना कर सकता। और ये तो एक सर्वजाति की पार्टी थी, पर बहन जी के बयान ने ये पार्टी धरती में मिला दी। जाटों ने तो लगातार पश्चिम में भी जब बसपा सरकार बनी तो अधिकतर विधायक जाट समाज से ही थे, जिन्होंने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने को साथ दिया। और अब तो बहुत मुश्किल है बहन जी का मामला, क्योंकि उन्होंने जातिवाद से तो कभी कोई भी राजनीति नहीं कामयाब हो सकती। अब पार्टी है, हमारी है, बीजेपी है, सबको साथ लेके चल दी। अब जो है मायावती जी ने ये जो बयान दिया है, ये तो बिरादरी हमारे आपस में मतलब एक तरह से मनमुटाव पैदा करे। जाटों ने वोट नहीं दिया या फलाने ने वोट नहीं दिया, सब बिरादरी ने वोट दिया, तभी तो मुख्यमंत्री बनी। अगर सब बिरादरी वोट ना देती तो मुख्यमंत्री तक थोड़ी पहुंचती। हाँ, दिल को तकलीफ देगा, जाटों को तो ज्यादा दे रहा। अच्छा, जाटों को तकलीफ देता है ऐसा बयान? ऐसा बयान दे रहा, जबकि देना चाहिए था ऐसा बयान। ऐसा नहीं देना चाहिए था, जबकि जाट हरिजन भाई तो ये आपस में एक ही है। आपने कहा ना कि जाट और जाटों के बिना सरकार नहीं बन सकती। ये जाट और जाटों अगर एक हो गए तो समझिए कि जो है झंडा बुलंद है पार्टी का। लेकिन अगर जाट समाज के लिए ये कहा जाए कि जातिवादी सोच रखता है जाट समाज, तो ये मामला थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। हाँ, टेढ़ा हो जाए, गलत। मायावती जी को क्या सलाह देंगे आप, क्योंकि इस भावर में है वो और इस तरह के बयान वो दे रही हैं? वो गलत बयान दे रहे। 36 बिरादरी मायावती की गैल थे, एक जाटों को उस पर वो करके अपना और वो करती है।